सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने कोचिंग विक्रमादित्य आईएएस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। विक्रमादित्य आईएएस जो पिछले 14 वर्षों से गोरखपुर में आईएएस की तैयारी करा रहा है, मैं विकास श्रीवास्तव उसको संचालित करता हूं। मैं ही वरिष्ठ मार्गदर्शक भी यहाँ पे हूँ। अपने कोचिंग में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी विद्यार्थी के मूलभूत ज्ञान का विकास हो और इसके तहत पूरे लेक्चर्स को विधिवत पढ़ाया जाता है और क्लास के अंदर हम लोग विधिवत नोट्स भी बनवाते हैं। और हमारा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर बहुत सारी क्षमताएं अंतर्निहित होती हैं। एक गुरु का काम यही होता है कि छात्रों के अंदर या विद्यार्थियों के अंदर जो क्षमताएं हैं उसको ऊपर उभारना या उसका विकास करना। हमारी कोशिश ये रहती है कि केवल आपको किताबी कीड़ा ना बनवाया जाए, तथ्यों को केवल रटवाया ना जाए, अपितु तथ्यों को समझाया जाए। फला राइटर ने क्या कहा, फला किताब ने क्या कहा, फला लेखक ने क्या कहा, फला टीचर ने क्या कहा, फला कोचिंग ने क्या कहा, इससे मतलब नहीं है। सब कुछ पढ़कर आप कुछ कहने की स्थिति में आते हैं कि नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि सब कुछ पढ़कर या सब कुछ हमारे पढ़ाने के बाद आपके अंदर कुछ कहने की क्षमता विकसित हो। और वास्तव में सिविल सेवा परीक्षा जो है वो स्थायी भाव से निकलता है और स्थायी भाव तभी बनता है जब सब कुछ पढ़कर सब कुछ सीखकर आपके अंदर कुछ कहने की क्षमता विकसित हो। और सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इसी की है कि आपके अंदर कुछ कहने की क्षमता विकसित होना चाहिए। तो अपने इस कोचिंग विक्रमादित्य आईएएस जो कृष्णा टाकीज कंपाउंड बक्सीपुर गोरखपुर में स्थित है, यहाँ हम लोग विधिवत क्लास चलाते हैं और तैयारी यहाँ जीएस की चलती है, प्री कम मेंस की तैयारी के बाद हम लोग इंटरव्यू का भी तैयारियां कराते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। जो नोट्स बनते हैं वो प्री कम मेंस के नोट्स बनते हैं। 14 से 15 महीने में एक विधिवत तैयारी हम लोग कराते हैं, बहुत मिनिमम पैसे में। और एक बार आप अगर यहाँ पढ़े आकर तो देखेंगे कि फीस भी बहुत मिनिमम है। और जब आप 1-2 लेक्चर लेंगे, डेमो लेक्चर लेंगे, तो आप निश्चित देखेंगे कि अन्यों से कुछ न कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा। सिविल सेवा की परीक्षा निश्चय ही एक जुनून है। ऐसा व्यक्ति जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, उसका क्लास बैकग्राउंड क्या हो, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या हो, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या हो, इन सब चीजों के अलावा सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी जो करने जा रहा हो उसके अंदर कुछ सामान्य गुण अवश्य होने चाहिए। जैसे उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा में अगर आपको तैयारी करना है और आपको अगर निश्चित सफलता प्राप्त करना है तो सबसे पहला गुण आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। चाहे कितने भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितने भी समस्याएं आए, चाहे आप कितने भी बार असफल हो, लेकिन यदि आपके पास धैर्य है तो आप निश्चित एक नए दिन आप सफलता तक निश्चित पहुंच जाएंगे और आईएएस बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, लगन, समर्पण, संकल्प। देखने में, जानने में तो बहुत छोटे शब्द लग रहे हैं, लेकिन अगर ये शब्द हैं तो कोई भी सामान्य विद्यार्थी जिसके अंदर धैर्य है, लगन है, समर्पण है और आईएएस बनने का जुनून है, वो निश्चित बन सकता है। चाहे उसके पास धन हो ना हो, चाहे वो एक औसत विद्यार्थी हो, चाहे वो कितनी समस्याओं में घिरा हो, वो निश्चित बन सकता है। जरूरत है एक संकल्प की। संकल्प का कोई विकल्प इस दुनिया में नहीं है और सिविल सेवा की परीक्षा इसी से निकलती है। आप जब सिविल सेवा की तैयारी करने जाते हैं
तो सबसे पहले आपको ये निश्चित मालूम होगा कि परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो छोटे शब्दों में अगर हम लोग जानना चाहें तो प्रारंभिक परीक्षा आपके ऑब्जेक्टिव क्षमता का परिचय कराती है या आपके ऑब्जेक्टिव क्षमता का मूल्यांकन करती है। अब ऑब्जेक्टिव क्षमता मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव क्षमता का मतलब ये हुआ कि आपके पास चारों उत्तर दिए हुए उत्तर है, उसी उत्तर में से एक उत्तर आपको चुनना है और अपने उसमें ओएमआर शीट पे भर देना है। उस समय ये देखा जाता है कि आपके पास कितनी ऑब्जेक्टिव क्षमता है, यानी कि उत्तर सामने है और सही उत्तर चुनने की क्षमता है कि नहीं। देखिए, प्री की परीक्षा की तैयारी में लोग कहते हैं कि भाई केवल मूलभूत 2-4 किताबें पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको ये निश्चित जानना चाहिए कि प्री की परीक्षा एक ब्रॉड नेचर में होती है और ब्रॉड नेचर में इस परीक्षा को तभी आप आराम से निकाल सकते हैं जब आपकी पढ़ाई भी विस्तृत हो। अब प्रारंभ में ही चूजी ना बन जाए कि 1-2 किताब पढ़कर आप सोचे कि हमारी मूलभूत अवधारणाएं विकसित हो गई हैं। ये बिल्कुल नहीं है। आपको तैयारी का प्रारंभ शुरू से करना होगा। भले आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, भले आप मूलभूत बुक लीजिए, लेकिन इनके अलावा भी आपको बहुत सारे किताबें निश्चित लेनी पड़ेंगी। आपको सबको पढ़कर अपना नोट भी बनाना पड़ेगा। अगर सब कुछ पढ़कर आप अपना नोट बना लीजिए तो वो एक सारांश हो गया जिसमें बहुत सारे किताबों के तथ्य आएंगे। और जिस दिन आप जैसे ही नोट बना लेंगे आप देखेंगे आपकी तैयारी अन्यों से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले आप मूलभूत किताबों को पढ़ना प्रारंभ करिए, फिर और भी किताबों को पढ़ना प्रारंभ करिए और एक विधिवत, एक विस्तृत ज्ञान क्षमता अपने अंदर विकसित कर लीजिए और बार बार प्रश्नों को हल करिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का आपको एक आदत बनाना पड़ेगा, यानी आपके अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का कोई भय न रह जाए। तो भय कैसे नहीं रहेगा? जब आपने सब पढ़ लिया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में ही टेस्ट पेपर हल करना प्रारंभ कर देते हैं। अरे भाई, अगर गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी तो आप एक्सीलेटर दबाएंगे और गति बढ़ेगी। अगर गाड़ी में पेट्रोल हो ही ना हो तो एक्सीलेटर दबाने से गति कैसे बढ़ेगी? उसी प्रकार जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप टेस्ट पेपर हल करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि बिना पढ़े टेस्ट पेपर देना हल कर लेते, शुरू कर देते। ऐसा नहीं है। पहले आप विस्तार से पढ़िए और साल 6 लगभग आप 1 साल 12 महीना मूलभूत किताबों को पढ़िए। या तो आपको कोई मार्गदर्शक सही ढंग से पढ़ा रहा हो तो वो एक अलग बात है। भाई, कोचिंग की क्लासेस क्या करते हैं? जो चीजें आपको 4-5 साल में जानने को मिलता है, कोचिंग क्लासेस आपको कुछ दिनों में बता देते हैं। निश्चित ही कोचिंग क्लासेस आपका इस मार्ग में सहयोग करते हैं और अपने कोचिंग में हम ध्यान रखते हैं जो आप वर्षों में जानते हैं हम अपने वहां कुछ घंटे के लेक्चर में बता देते हैं। यही अंतर है स्वयं की पढ़ाई करने से और कोचिंग से। स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं। आपको पढ़ना है, लेकिन जो चीज आप 4-5 वर्षों में जानेंगे वो निश्चित ही हम लोग 1 लेक्चर में 2 लेक्चर में, अगर उस सब्जेक्ट उस चैप्टर का है तो निश्चित बता देंगे। उस चैप्टर के आपको वर्षों लग जाएंगे, हम लोग कुछ ही घंटे में बता देंगे। तो सबसे पहले आप विस्तृत ज्ञान लेने का प्रयत्न करें, चाहे किताबों से, चाहे कोचिंग से, चाहे किसी मार्गदर्शक से, आप जरूर लें, विस्तार से लें। तो प्री की तैयारी में आप सबसे पहले मूलभूत किताबों को पढ़ें। मूलभूत किताबों को पढ़ने के बाद आप खूब टेस्ट पेपर हल करें। टेस्ट पेपर इसलिए आप हल करें क्योंकि आपको भय खत्म करना है। प्रारंभिक परीक्षा देने का जो भय होता है, पहले आपको उसको खत्म करना है। तो सबसे पहले आप जम के टेस्ट पेपर हल करें, लेकिन तब हल करें जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है ना? आप पहले हिस्ट्री, जीएस, अगर जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले हिस्ट्री पढ़े, मूलभूत किताबें पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा किताबें पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, फिर आप ज्योग्राफी पढ़िए, फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, फिर आप साइंस पढ़िए, फिर जीके के पढ़िए, करंट अफेयर्स के एक पत्रिका हर दिन लेते रहिए। अब आप आइए, जब आपने प्री परीक्षा पास कर लिया, मूलभूत किताबों को पढ़कर बार बार टेस्ट पेपर देकर, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा कब निकलती है? जब आपके अंदर से स्वयं आवाज आए कि अब मैं तैयार हो गया। जब आप परीक्षा की देने जा रहे हैं तो आपके मन में यह भाव जरूर उत्पन्न होना चाहिए
कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, इस बार मैं क्लिक कर दूंगा। और जिस दिन ये आवाज आपके अंदर से अपने आप आ गया, आप देखिएगा उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जब प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर जाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में आइए। अब मुख्य परीक्षा में एग्जामिनर या आयोग आपसे आपके सब्जेक्टिव क्षमता का आकलन करता है। अब आप सोचेंगे कि सर सब्जेक्टिव क्षमता क्या होता है? देखिए, यहां उत्तर नहीं दिया है, यहां प्रश्न दिया है, आपको अपने अंदर से उत्तर निकालना है। ऑब्जेक्टिव में उत्तर लिखा हुआ था प्री में, आपको बस चारों में से एक चुनना था। लेकिन मेंस की परीक्षा में आपके सब्जेक्टिव क्षमता या सब्जेक्टिव ज्ञान, सब्जेक्टिव ज्ञान का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। अगर भारत के संविधान की विशेषताएं पूछ रहा है तो आप भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप किताबी हैं? क्या आपका मन में सब कुछ पढ़कर आपको लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, ज्ञान का मतलब ये नहीं होता। आप देखेंगे, मैं आपको एक बहुत सुंदर एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी के तरह ही आपको मेंस की परीक्षा में अगर आप हो गए तो निश्चित सफलता आपकी है। कैसे ना समझिए, एक मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से रस लाती है, फूलों से रस लाकर उसको अपने अंदर आत्मसात करती है और आत्मसात करने के बाद अपने अंदर से सुंदर और मीठा शहद निकालती है। अगर फूलों को जम के दबाया जाए और उनको रगड़ा जाए या उनको पीसा जाए तो शायद शहद नहीं निकलेगा। लेकिन मधुमक्खी क्या कर रही है? बाहर से सामग्री ला रही है, उस सामग्री पर कार्य कर रही है और शहद के रूप में उसको रूपांतरित करके हम लोगों को दे रही है। यही तो आपको करना है, समस्त ज्ञान को संचित करना है और उस ज्ञान को संचित करके शहद के रूप में, यानी एक क्रमबद्ध और संगठित ज्ञान के रूप में, संगठित तथ्य के रूप में एग्जामिनर के समक्ष प्रस्तुत करना है। और जिस दिन आप मधुमक्खी के तरह सब कुछ संचित करके और मधुमक्खी की तरह आप शहद निकालने का या शहद बनाने की प्रक्रिया मुख्य परीक्षा में जिस दिन आप जान जाएंगे, आप देखेंगे आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है। यानी आपको मुख्य परीक्षा में उस कला को विकसित करना पड़ेगा कि सब कुछ पढ़कर आप रिप्रेजेंट करने की आपके अंदर क्षमता है कि नहीं। अगर रिप्रेजेंटेशन क्षमता है तो निश्चित आप बन जाएंगे। ठीक है, तो आप जब जैसे मुख्य परीक्षा में कोई चीज आवे तो आप कोशिश करिए कि सभी प्रश्नों को अपने मूलभूत नेचर में लिखिए, अपनी मूलभूत अंतर्निहित क्षमता से लिखिए। किताबी मत होइए, आप कोशिश करिए कि उस पे आपका अपना क्या विचार। आप देखते होंगे मेंस में बहुत ज्यादा प्रश्न क्या नहीं पूछता है, आयोग पूछता कि आपके विचार क्या है इस प्रश्न में। आयोग ये नहीं पूछा किताब का क्या विचार है या फला लेखक का विचार है, आयोग पूछता कि आपके क्या विचार है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए, इसका मूल्यांकन करिए। तो सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन, जब आप मेंस की तैयारी करिए तो आप जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या इंडियन स्ट्रगल पढ़ रहे हैं, तो आप जब उसको पढ़ने के बाद 2 मिनट सोचिए। देखिए, आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको अध्ययन करना है। अब आप सोचते होंगे कि सर पढ़ाई और अध्ययन में क्या अंतर है? देखिए, चिंतन रहित और मनन रहित जो अध्ययन है वो पढ़ाई कहलाता है, और चिंतन युक्त, मनन युक्त, समझ युक्त जो पढ़ाई है वो अध्ययन कहलाता है। यानी आप किताब पढ़िए, फिर उसके बारे में मनन करिए, उसके बारे में आप चिंतन करिए, सोचिए, उसके बाद समझिए कि ये क्या कह रहा है और उस अपने अंदर एक निश्चित भाव बनाने का प्रयत्न करिए। यानी कुछ आत्मसात हो, स्थायी भाव। माइंड कर लीजिए कि मेंस की परीक्षा हमेशा स्थायी भाव से निकलता है। सब कुछ पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ संचित भाव आया कि नहीं। अगर आप सब कुछ पढ़ ले रहे हैं और आपके मन में कोई स्थायी भाव बन ही नहीं रहा है उस विषय का, कैसे निकलेगा? इसलिए मेंस की परीक्षा अगर आपको निकालना है तो आप जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी विषय आप पढ़िए, कोशिश करिए कि उसका एक स्थायी भाव आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो। जब घंटी लगती है, मेंस की परीक्षा शुरू होती है, तो जितना आप रटे रटे सब भूल जाता है, लेकिन जो आपके मन में स्थायी भाव बना हुआ सब कुछ पढ़ने के बाद, वो स्थायी भाव कभी नहीं भूलता है।
और माइंड करिए आईएएस मेंस की परीक्षा जो है वो उसी स्थायी भाव से निकलता है। हम लोग अपने लेक्चर में हम प्रश्न करते हैं कि बच्चा के मन में, जो विद्यार्थी है आईएएस के, उसके मन में स्थायी भाव विकसित हो। इसलिए वो कहते हैं कि भाई पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो तो 1 घंटा सोचो उसके बारे में क्या कह रहा है, और उसको पढ़ने में देखिए क्या है, कहाँ है, कैसे है, कितना है, इसका निगेटिव क्या है, इसका पॉजिटिव क्या है, इसका प्रभाव क्या है, हर चीज जानिए। कोई भी विषय मेंस में पढ़िए तो आपका इसका नेगेटिव जानिए, इसका पॉजिटिव जानिए, उसका मूल्यांकन जानिए, उसका समीक्षा जानिए, उसका विवेचना जानिए, उसका हर चीज जानिए। समग्र पढ़ाई करिए। एक प्रश्न के देखेंगे आप 50 प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना ही बताना है, और ये कोई अलग से मेहनत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी में ये सब निकल जाएगा। एक टॉपिक जो आप पढ़ते हैं, अगर भारत के संविधान की विशेषताएं आप पढ़ रहे हैं और मैंने कह दिया सिद्ध कीजिए भारत का संविधान गागर में सागर है, अब आप भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं और मैंने बोल दिया कि भारत के संविधान जो है वो गागर में सागर है। अरे वही तो लिखना है, वही तो विशेषताएं लिखनी है, लेकिन प्रश्न को उलट करके मैंने दे दिया। तो मेरे कहने का यहां मूल तथ्य क्या है कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री रटिए नहीं, उसको समझिए, उस पर समझ विकसित करिए। समझ विकसित करके उसका अपने मन मस्तिष्क में स्थायी भाव स्थापित करिए। जैसे ही आपने स्थायी भाव स्थापित किया, फिर आप हिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेंस में पढ़िए, इंडियन सोसाइटी आप जीएस 1 पेपर में पढ़िए, जीएस 2 पेपर में आप पॉलिटी पढ़िए, जीएस 3 पेपर में आप साइंस टेक और इकोनॉमिक्स पढ़िए, और अगर आप लाइफ इथिक्स में पढ़ा तो इथिक्स में भी अपने विचार डेवलप करने का प्रयत्न करिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेंस की परीक्षा अगर आपको निकालना है तो आपको सब्जेक्टिव बनना पड़ेगा। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब कुछ पढ़कर आपके अंदर कुछ लिखने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं, आप प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक टॉपिक पर आपके अंदर कुछ समझ विकसित हुआ कि नहीं, और अगर समझ विकसित हुआ तो उस समझ को कॉपी पर लिखने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं। बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि प्रश्न शुरू कहां से करें, प्रश्न का आदि कहां से किया जाए, प्रश्न का लिखना कहां से शुरू किया जाए। आप देखेंगे कि जब आप पढ़ाई इस तरह से करना प्रारंभ कर रहे हैं कि जब आप एक एक विषय को चबा, जैसे दाना, जैसे आप खाना खाते हैं तो चबा चबा कर अन्न का एक एक दाना आप खाते हैं, उसी प्रकार आप एक एक अक्षर को समझ समझ कर पढ़िए और कोशिश करिए कि हर टॉपिक पर आपका कोई ना कोई स्थायी भाव जरूर विकसित हो। अगर आप किसी समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो समस्या पे अपना विचार प्रकट करिए। हाँ, वो विचार जो है अतिवादी नहीं होने चाहिए, मतलब आप उसमें गाली गलौज ना करने लग जाएं। आप अपना रेडिकल, मतलब आप बहुत अतिवादी मत, रेडिकल मत होइए। आपको समन्वित उत्तर देना है, आपको एक सम्यक उत्तर देना है, न ज्यादा नेगेटिव न ज्यादा पॉजिटिव, आपको बीच का मध्यम मार्ग अपनाना है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में मेंस की परीक्षा में जब आप संतुलित उत्तर देने का आप एक आदत बना लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रश्न कितना भी कठिन आए आप बहुत आराम से हल करते चले जाएंगे। तो मेंस की परीक्षा निकालने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको हर विषय, हर टॉपिक पर अपना स्वयं का विचार, अपना स्वयं का स्थायी भाव विकसित करना पड़ेगा, अपने मूलभूत अवधारणा विकसित करनी पड़ेगी। हर विषय पर आप जाइए और आप देखिएगा कि जिस दिन आप इस तरीके से पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे, आप देखिएगा बहुत तेजी से आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन यदि आप केवल रट रहे हैं, आप केवल पढ़ रहे हैं और आपके पढ़ाई में कहीं भी चिंतन नहीं है, कहीं भी मनन नहीं है, कहीं भी समझ नहीं है, कहीं भी विश्लेषण नहीं है, तो शायद आईएएस मेंस की परीक्षा या सिविल सेवा की कोई भी परीक्षा निकालना संभव नहीं है। एग्जामिनर एग्जामिनेशन हॉल में जो आप लिखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉपी को देखकर एग्जामिनर समझ लेता है। तो आपको एग्जामिनर को ओवरटेक करना है, आपको ऐसा लिखना है कि वो नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए।
ऐसा कब होगा? जब आप सब कुछ पढ़कर अपना विचार विकसित कर लेंगे। तो मेंस की परीक्षा में आपको हर विषय पढ़ना है, सारी मूलभूत किताबें हैं, आप देख लें। लेकिन मेरा मानना है कि एक दो किताबों पे आप बिल्कुल निर्भर ना हो जाए। देखिए, कोई किताब इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी बहुत बड़े राइटर ने उसको लिखा है। कोई किताब इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि किसको किसी बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है। कोई किताब इसलिए महत्वपूर्ण है सिविल सेवा की परीक्षा में कि वो आपके समस्या का समाधान कर देता है। जो किताब आपके समस्या का समाधान कर दे, जो अध्ययन सामग्री आपके समस्या का समाधान कर दे, सबसे बेस्ट मटेरियल स्टडी मटेरियल है सिविल सेवा की परीक्षा में। तो आप इस ओर जाइए, ऐसे स्टडी मटेरियल को आप लीजिए जो आपके समस्या का समाधान कर दे। इसलिए आप लोग मूलभूत किताबें तो लीजिए, साथ में अन्य सहायक सामग्री अवश्य लेकर, और मान लीजिए आपको सब एक साथ समराइज करने में समस्या हो रही है तो सबको मिलाकर आप नोट बना लीजिए। 4-5 किताब लीजिए और पहले अध्ययन कर लीजिए, और अध्ययन करके 4-5 किताब लेकर आप नोट्स बना लिए। और जिस दिन आप हम लोग अपने वहां नोट्स बनवाते हैं तो कई हम लोग के 20 वर्षों का अनुभव है ये, तो इसमें बहुत सारे किताबों का सारांश आ जाता है, तो आप लोग के लिए बहुत सहायक सामग्री हो जाती है। अपने वहां मैं विधिवत नोट बनाता हूं, जितना आपने जीवन में नहीं लिखा उतना मैं अपने क्लास में लिखवा देता हूं, ठीक है ना। बहुत विधिवत नोट्स बनवाता हूं। जैसे आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं वैसे आपको लगेगा कि हर चीज मार्ग सरल होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से मेंस की परीक्षा की तैयारी करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेंस की परीक्षा में आपको शब्द सीमा का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना है। हार्डली आपको इस बात का आपको प्रयोग करना है कि शब्द सीमा का उल्लंघन बिल्कुल ना हो। दूसरी बात है कि आपको स्पष्ट लिखना है, ये नहीं कि खुद लिखे खुदा पढ़े, ठीक है ना। स्पष्ट आपको लिखना, सुंदर राइटिंग ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्पष्ट हो, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप मेंस की परीक्षा में जम के नंबर पाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में के रखिए कि आपको कुछ ऐसा लिखना है जो एग्जामिनर के सीधे दिल पर असर करे। आप ये मत सोचिए कि उसके मस्तिष्क पर असर करे। जब आप मान लीजिए आप महिलाओं के बारे में ही लिख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में लिख रहे हैं, या भारत के किसी समस्या के बारे में लिख रहे हैं, कुछ ऐसी बातों से एग्जामिनर को अवगत कराइए जो उसके दिमाग में असर करे। आप देखा वो आपको मेंस की क्लियर किया तो इंटरव्यू। देखिए, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, नॉलेज का परीक्षण नहीं है। क्योंकि प्री में भी आपका नॉलेज परीक्षण किया, मेंस में भी किया है, अब आप इंटरव्यू बोर्ड में पहुंच रहे हैं, वहां आपकी नॉलेज का परीक्षण नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण। पर्सनालिटी का क्या होता है? शारीरिक और मानसिक गुण का संगठन। आपके शारीरिक ये भी आयोग कर रहा है, आपके मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता है, तत्काल आप समस्याओं को कर पाते हैं या नहीं, कैसे जवाब दे क्या समझ पाते हैं। माइंड करिए कि इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में, एक महीना में, एक होती है, रोज होती है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे दूसरों से व्यवहार करते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, कैसे दूसरों के जवाब देते हैं, ये रोज की इंटरव्यू की तैयारी है। आपका पढ़ना लोगों को मिसाल होना चाहिए, आपका चलना लोगों के लिए मिसाल होना चाहिए, आपका लोगों को बात करना लोगों के लिए मिसाल होना चाहिए। एक सिविल सेवा परीक्षा का तैयारी करने वाला जो एस्पिरेंट है, उसका हर व्यवहार सामने वाले के लिए आदर्श होना चाहिए। वो कैसे खाता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, देख कर सामने वाले को लगे कि हाँ ये वास्तव में आईएएस की तैयारी करने वाला है। यही तो इंटरव्यू की तैयारी रोज है। इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी हर दिन होती है, और वो आप स्वयं करते रहते हैं। जिस दिन आप अपने जीवन को ही रोज व्यक्तित्व विकास में लगा देंगे, कुछ करना नहीं उसके लिए, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसी को ध्यान देते चलिए, उसी को एक निश्चित कायदे और तरीके से करिए, आप देखिएगा रोज इंटरव्यू तैयारी होगा। और जब इंटरव्यू का समय आएगा तो आपको अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार रहेंगे।
ठीक है ना। सिविल सेवा की परीक्षा का प्रत्येक चरण जो है वो आपके क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है ना, वो आपके अंतर्निहित क्षमता का मूल्यांकन है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे आश्चर्यजनक है कि वो क्षमता के अंदर है, बस आपको उस क्षमता को उजागर करना है। हनुमान की तरह वो क्षमता आपके अंदर पूर्ण रूप से अंतर्निहित है। जामवंत की तरह हम लोग आपको उस क्षमता को, जो आपके अंदर अंतर्निहित क्षमता है, उससे आपका परिचय कराएंगे। क्लास में हम लोग यही रोज करते हैं, ठीक है ना, हम लोग अपने क्लास में यही रोज करते हैं। आपको अपने अंतर्निहित क्षमता को पहचानना है और उसको दिन दूना रात चौगुना उसका विकास करना है। और जिस दिन आप करने का कला जान जाएंगे, आप देखिए ना, बहुत गरीब बच्चे टॉप कर जा रहे हैं। क्यों? उनके पास तो एक ही किताब है, लेकिन वो जान गए इस कला को, अपनी क्षमताओं को किताब में उन्होंने विकसित किया। और जिसके पास 100 वो नहीं जान पाए। आपको उस क्षमता को जानना है और उसका विकास स्वयं करिए। हम लोग अपने क्लास में रोज करते हैं। यदि आपको तैयारी के दौरान कोई भी परेशानी हो, ऐसा लड़का जो नए से शुरुआत कर रहा हो, जिसको कुछ नहीं मालूम हो, ऐसा लड़का जो पढ़ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा विद्यार्थी सालों तैयारी कर रहा हो, प्री कर रहा हो, वो समझ पा रहा है कि हमारे अंदर क्या कमी है, ऐसे विद्यार्थी विक्रमादित्य IAS में संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ निश्चित दावा करना चाहता हूं, उनको पता चल जाएगा कि अंतर क्या है वो, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप स्वयं आइए, स्वयं आकर इसको जज कर लीजिए, निश्चित मेरा दावा है लोगों आने से अंतर निश्चित दिखाई देगा। ठीक है, आप आए और स्वयं इस बात को जांचें और समझें। ठीक है।